नमस्कार। आजकल छापेमारी का, रेड्स का मौसम चल रहा है। 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं। दिखाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे वो लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं लेकिन भ्रष्ट हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है, रेड्स चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई सुनकर। इनमें सबसे पहले नाम आता है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। इनके यहाँ छापेमारी तो नहीं हुई, लेकिन इन पर केस चल रहा है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला है कि इन्होंने गलत इस्तेमाल किया ट्रस्ट की ज़मीन का, ट्रस्ट के जो और एसेट्स होते संपत्तियों का। बंगाल में शारदा, नारदा, रोज़ा वैली केसेस जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ लिंक किए गए। ममता बनर्जी के बहुत से साथियों को जेल भी जाना पड़ा है। बहुत अच्छी बात है। लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर इसी हफ्ते छापे मारे गए हैं। उसमें ये कहा गया कि बेनामी संपत्तियां 1000 करोड़ से ज़्यादा की उनके रिकॉर्ड्स पाए गए हैं और ये शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और एक हफ्ते के भीतर बहुत जल्दी से इस पर एक्शन भी लिया गया। छापे पड़ गए लालू यादव के यहाँ। आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर भी छापे पड़े थे। उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। उड़ीसा में जनवरी में नवीन पटनायक के बहुत ही नज़दीकी के यहाँ छापे पड़े और चिदम्बरम, सबसे बड़ा नाम पी चिदम्बरम का आ रहा है। इसी हफ्ते चिदम्बरम के 14 ठिकानों पर छापे पड़े और इतनी सारी डील सामने आई हैं, इतनी सारी हज़ारों करोड़ की डील सामने आई जो उनके बेटे के नाम से जुड़ी हुई हैं। उसमें एक ये भी शामिल है कि INX मीडिया एक है जिसको शुरू किया था पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, जो दोनों इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने किस तरह FIPB क्लियरेंस लेने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के क्लियरेंस लेने के लिए पी चिदम्बरम के बेटे को रिश्वत दी थी। एक और मीडिया हाउस का नाम भी है कि उन्होंने भी कैसे कार्ति चिदम्बरम की मदद की थी, पैसा वहाँ से यहाँ लाने में और यहाँ से वहाँ भेजने में। बहरहाल वीरभद्र सिंह, बेटी की शादी थी, बेटी की शादी की सुबह उनके घर पर छापा पड़ा डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस के मामले में। राजस्थान एम्बुलेंस केस, इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और वायला रवि के बेटे शामिल हैं। ये केस भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि 2-3 बड़े बड़े नाम अगर जेल के सीखों के पीछे भी जाएं तो लोगों को बहुत खुशी होगी, उनको भरोसा मिलेगा कि हाँ, सरकार जो है ये बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं इन पर भी हाथ डालती है। सिर्फ एक छोटे मोटे इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ लिया और उसकी बहुत बड़ी खबर बना दी, वो भ्रष्टाचार कम करना नहीं होता, ना ही ख़त्म करना होता है। लेकिन ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ये सब विपक्षी पार्टी में हैं, कांग्रेस के हैं। हमें देखना ही होगा कि सरकार अगर निष्पक्ष है, तो मैं कुछ और नाम लेने जा रहा हूँ, उसकी भी जांच कराए, वहाँ पर भी पूरी जांच हो। छापे पड़ने तो छापे डाले जाएं, गिरफ्तारियाँ होनी तो गिरफ्तारियाँ हों। व्यापम स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है ये, मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसमें 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे भी गए हैं, जो गवाहियाँ थीं जो, और इसमें सरकारी नौकरियां, डॉक्टर बनाने की नौकरियां किस तरह से बांटी गई, क्या पुराना स्कैम है ये, इस पर भी चर्चा हो, इसकी भी जांच हो। वसुंधरा राजे ने किस तरह से ललित मोदी की मदद की, इसकी भी जांच हो, तब लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, 36,000 करोड़ का एक घोटाला है, उसमें उनका नाम लिया जा रहा है। चावलों का घोटाला है, जांच करवा ली जाए, क्या क्या दिक्कत है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस तो साफ सुथरे हैं, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ चार्जेस हैं एक सिंचाई योजना की। और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार पहली कांग्रेस सरकारों से किस तरह से हटकर है। डायरीज, सहारा बिरला डायरीज, उनकी भी ज़रा जांच करवाई जाए। उनको क्यों दबा कर रखा जा रहा है, उनमें कौन कौन लोग हैं जिनके नाम हैं, बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उधर कीर्ति आज़ाद ने जो आरोप लगा रखे हैं DDCA, जिस पर DDCA में जो धांधली हुई है उनके मुताबिक कथित रूप से, उसकी भी जांच करवा दी जाए, ज़रा लोगों का भरोसा बढ़ेगा। कुल मिलाकर हमें बहुत खुशी है कि बड़े बड़े लोगों पर छापे पड़े हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की डिटेल्स सामने आ रही हैं। लेकिन अच्छा यही होगा, ये दिखाने के लिए कि सरकार निष्पक्ष है। ये जो मैंने बाकी गैर कांग्रेसी नाम लिए हैं, जिनमें से अधिकतर BJP वालों के नाम भी हैं, उनकी भी जाँच करवा ली जाए। उनके यहाँ भी अगर ज़रूरत हो तो छापेमारी हो, रेड्स हो। नोटबंदी का सबसे ज़्यादा असर असंगठित क्षेत्र, जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा, उस पर और बहुत छोटे और मंझोले उद्योगों पर पड़ा है। इस वक्त हमारे बैंकों में 3.25 लाख करोड़ रुपया ऐसा है जो ज़्यादा है, जितनी बैंकों में होनी चाहिए लिमिट उससे ज़्यादा है।
लेकिन बैंक जो हैं वो छोटे उद्योगों को कर्ज नहीं दे रहे, लिहाजा छोटे उद्योग अपना काम नहीं चला पा रहे। वो मजबूर हैं छोटे उद्योगपति या तो किसी प्राइवेट लोन लेने के लिए या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से कर्जा लेने के लिए, जिसमें जो ब्याज की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है। बैंकों का ये मानना है कि जितने भी छोटे उद्योग हैं इनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जबकि हकीकत ये है कि 40% हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इन्हीं उद्योगों से और असंगठित क्षेत्र से चलती है और बहुत बड़ी तादाद में ये लोग नौकरियां भी देते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि बैंक्स जो हैं वो अपने ख़जाने खोले और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें। बड़े उद्योगपति तो पहले ही हज़म करके बैठे हुए हैं, इतने सारे NPAs हैं, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम हैं। आप अभी देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कौन कौन उद्योगपति हैं वो, जिन्होंने लगभग नहीं तो 9 लाख करोड़ रुपया देना है। विजय माल्या तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 6000 करोड़ है और उसने भी 5000 करोड़ देने की बात कही थी। बाकी ये देखिए बड़े बड़े नाम जो हैं इन्होंने कितने पैसे देने हैं। हमारे अवधि में तलवार और सुई को लेकर एक बहुत ज़ोरदार कहावत है। कहा जाता है कि जहाँ पर तलवार की ज़रूरत होती है वहाँ पर सुई काम नहीं आती, जहाँ पर सुई की ज़रूरत होती है वहाँ पर तलवार पे काम नहीं आती है। लेकिन ये बात हमारे बैंकरों और सरकार को समझ में नहीं आती है। उन्हें ये नहीं समझ में आती बात कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ बड़े उद्योग नहीं, छोटे और मझोले उद्योगों की भी बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसी बात समझ में आ जाती तो आज जो हकीकत छोटे और मझोले उद्योगों की है ये ना होती। देश का 40% निर्यात छोटे और मझोले उद्योगों से होता है। देश का सबसे बड़ा ज़्यादा रोजगार छोटे और मझोले उद्योग देते हैं। लेकिन जब नीतियां बनाने की बात आती है तो सरकार नीतियां बड़े उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाती है। इसका परिणाम ये होता है कि नोटबंदी जैसे किसी भी नीति का सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे और मझोले सेक्टर को झेलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं से ख़त्म होता है तो वो छोटे और मझोले सेक्टर से होता है। सरकार को इस बात पर सोचना होगा कि अब उन्हें इस पर विचार करना होगा कि अपनी नीतियों को छोटे और मझोले उद्योगों के हिसाब से बनाएं। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो मार हम पड़ेगी वो आम आदमी को पड़ेगी, क्योंकि वो आम आदमी छोटे और मझोले उद्योगों से जुड़ा हुआ है। सन 2008 में जो रिसेशन हुई थी, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो मंदी में चली गई थी, हम उससे बच गए थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि हमने अपनी एक टांग पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था से बांध नहीं रखी थी। हम 3 टांग की दौड़ में शामिल नहीं थे। हमारे असंगठित क्षेत्र नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर नहीं और छोटे और मझोले उद्योगों ने ही हमें बचाया था, क्योंकि उनका किसी IMF या किसी वर्ल्ड बैंक या किसी बाहर के लोगों से लेन देन नहीं था। वो अपने दम पर जिंदा थे। ज़रूरत एक बार फिर है कि ठीक है, हम स्वीडन बनना चाहते हैं, नॉर्वे बनना चाहते हैं, हम अमेरिका बनना चाहते हैं, हम चीन के मुकाबले तो हैं ही, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये हमारी गलत फहमी है। ज़रूरत इस बात की है कि जो यहाँ के छोटे और मझोले उद्योग हैं, असंगठित क्षेत्र है, उसको ज़िंदा रखा जाए, उसको एम्पावर किया जाए और जो खेती है, कृषि, उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक खेती पर निर्भर है और खेती मानसून पर निर्भर है। 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं सरकार के। अभी बहुत ढोल पिटे जाएंगे, लगातार बताया जाए कि क्या क्या हासिल हुआ। हासिल होने की लिस्ट में हम चाहते हैं एक ये भी शामिल किया जाए। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। नमस्कार।